यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7:30 से हम लोग टीजीटी और पीजीटी को मुख्य बिंदु में रखते हुए दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के सेशन को करते हैं, जहां पे हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे प्रश्नों का भी इस सेशन में हम लोग समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी दूसरी क्लास इकोनॉमिक्स की चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक के दोस्तों आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स आपको दी जा रही है सिंपल सटीक साधारण भाषा में। और दोस्तों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एप्लीकेशन पे जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर जो आप 5 साल बाद या 10 साल बाद कभी भी इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई भी बात वहाँ पे नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों पूरे नोट्स इकोनॉमिक्स के दिए जा रहे हैं और आपको साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा एज अ टेस्ट पेपर के रूप में। क्या होगा दोस्तों कि आपका वहाँ पे टेस्ट होगा ऑनलाइन, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पे पड़े रहेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, तो एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9415 863 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, या आप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट भी आपको इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए बिल्कुल ठीक है, दासमती जी, दीक्षा सिंह जी, अर्पणा जी, रमेश जी, बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो देखिए दोस्तों मैं विश्वास से कहता हूं कि 90 दिन आपके पास लगभग है। अगर जो आप एप्लीकेशन पे 1 से 2 घंटे दोस्तों रोज पढ़ते हैं, 1 से 2 घंटे रोज पढ़ते हैं और यूट्यूब पे भी 1 से 1 घंटे 30 मिनट से 2 घंटे आप पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। सारी चीजें दोस्तों आपकी कवर हो जाएंगी। रिलेवेंट कंटेंट भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं क्या ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं। मैं आपको जितना भी कंटेंट दे रहा हूँ सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो लचीली विनिमय दर है इसका विचार किस पे आधारित है। तो लचीली विनिमय दर का विचार आधारित होता है मांग व पूर्ति दोनों सिद्धांत पे। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि विनिमय कैसे निर्धारित होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही तो हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक बात यहाँ पे और दे सकता है कि मांग व पूर्ति दोनों सिद्धांत पे या बाजार सिद्धांत पे। एक प्रश्न में देखा गया था कि वहाँ पे मांग तथा पूर्ति के सिद्धांत पे नहीं दिया गया था, वहाँ पे बाजार के सिद्धांत पे। तो बाजार का सिद्धांत ही तो मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का व्यापार की एक विशेष अवस्था है, क्यों है भाई। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर, निवेदन है आप सभी लोगों से कि वीडियो थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। चलिए बताइए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है, क्यों, ऐसा क्यों है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मतलब जब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं और अंतर क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र से दूसरे देश में हम व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है। ऐसा क्यों है भाई, इसलिए है कि सभी तरीके के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। ये बात दोस्तों 100% ठीक है। एक क्षेत्र में किसी वस्तु की लागत अलग है, दूसरे क्षेत्र में उसी वस्तु की उत्पादन लागत अलग है, तो बात ठीक है। कारकों की अगतिशीलता अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषता नहीं होती है, तो बात तो ये भी दोस्तों ठीक ही है, नहीं होती है। असामान्य संतुलन का मूल्य सिद्धांत भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील हो, सामान्य संतुलन का
मूल्य सिद्धांत भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अव्यवहारिक है। दोनों में से बात वाला ज्यादा खराब है। जो लोग पुराने हैं प्लीज आप उत्तर मत दीजिएगा। मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न बहुत आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। किसने ये बात कही थी कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है? मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों? महंगाई होती है। महंगाई होती है तो इससे क्या होता है कि मांग भी बड़े होते हैं और पूर्ति भी बड़ी होती है, ठीक है। इट मीन्स कि क्या होता है कि महंगाई आ जाती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई भी क्या होता है दोस्तों, ये ठीक नहीं होता है ना। बहुत ज्यादा महंगाई अर्थव्यवस्था में आ जाएगी तो उससे क्या होगा दोस्तों, बहुत असर पड़ेगा लोगों के ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत एटलीस्ट उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति होती है, ठीक है। लेकिन जब मुद्रा का संकुचन हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में मंदी आ जाता है, उत्पादन ही नहीं होता है, ठीक है। उत्पादन ही नहीं होगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो मांग व पूर्ति कैसे क्रियाशील होगा? तो ये तो लगभग थोड़ा बहुत ठीक है। महंगाई आ जाए तो वो अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी सी ठीक है, लेकिन अगर जो मंदी आ जाए तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गड़बड़ है दोस्तों, ठीक है। तो किसने दिया था ये केन्स ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है, तरलता जाल। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो इकोनॉमिक्स थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। किसने दिया था? केन्स साहब ने दिया था। जोड़ की समस्या की बात करें तो किसने दिया था? यूलर ने दिया था। समूह संतुलन की बात करें दोस्तों तो चैम्बरलिन साहब। और आभासी लगान या अर्ध लगान की बात करें तो मार्शल, ठीक है। आभासी लगान का दोस्तों हमको थोड़ा सा फार्मूला लिख के बताइए, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, देखिए अगर जो आपने एमकॉम किया है, देखिए बहुत सारे लोग का ये प्रश्न आ रहा है कि सर एमकॉम हमने किया है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? देखिए अगर जो आपने एमकॉम किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब आप बीकॉम किए होंगे ना, जब आप बीकॉम किए होंगे तो बीकॉम में आपको इकोनॉमिक्स का एक पार्ट कोई ना कोई पढ़ा होना चाहिए। या तो आप वहाँ पे मैक्रो पढ़े हो, या आप माइक्रो पढ़े हो, या आप वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़े हो, या आप विनिमय दर पढ़े हो, या आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़े हो, ठीक है। मतलब कोई एक यूनिट अगर जो बीकॉम में आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो कोई एक भी यूनिट आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्याज की दर के निर्धारण के लिए केन्स द्वारा वर्णित कुल मुद्रा की मांग एल को व्यक्त करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डी की तरफ बहुत सारे लोग नहीं, सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं क्या ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एल इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट में y प्लस L2 ब्रैकेट में r। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी लोग को बिल्कुल ठीक है। चलिए तो किन्स के अनुसार दोस्तों आपको पता होगा कि मुद्रा की मांग से आशय मुद्रा की उस राशि से है जिसे लोग अपने पास नगद अथवा तरल रूप में रखना चाहेंगे। और किन्स क्या कहते हैं कि मुद्रा की मांग कितने किस किस चीज के लिए होती है? तो एक तो सट्टा उद्देश्य के लिए होती है, लेन देन के उद्देश्य के लिए होता है, और सतर्कता उद्देश्य के लिए होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दोस्तों एक बार थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के लिए कौन सी इसमें बातें ठीक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
बी होगा अनेक फर्में निकट स्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं या अनेक फर्में विभेदित उत्पादों का उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अनेक फर्में होती हैं वो निकट स्थापनों का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजार में मांग की कीमत लोच हो। अब बच्चों वाला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर लोच नहीं समझ में आता है, लोच से आशय क्या है। देखिए भैया लोच मतलब ये होता है ना कि जब आप लोग जब बचपन में आप लोगों ने दोस्तों बांस की एक जो कंडी होती है उसको आपने कभी अपने हाथ में लिया होगा, तो आपके पास जो लोग भी होंगे वो लोग कह रहे कि ये तो बहुत लोचशील है। मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। ठीक है, मतलब क्या, वो मतलब एक तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मतलब लोचशीलता का मतलब है कि कितना उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और बेलोच मतलब क्या है कि उसे परिवर्तनशील नहीं है। तो जो बांस की हरी वाली जो कंडी होती है वो क्या होती है, लोचशील होती है, जिससे धनुष बनाया जाता है ना। वो क्या होती है, उसको आप वो कर सकते हैं, उसको वो फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ा सा मुड़ सकता है। लेकिन बांस की जो पकी हुई कंडी होती है वो बिल्कुल लोचदार नहीं होता है, उसको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाता है। ठीक है, तो एक लाइन की बात याद रखिए कि लोच मतलब जिसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत किया जा सके, और बेलोच मतलब जिसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजार में मांग की लोच हो। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कीमत विभेद कहाँ पे होता है दोस्तों, बेसिकली एकाधिकारी कीमत विभेद कर सकता है। ये एक ही उत्पाद की, एक ही मूल्य के उत्पाद की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचता है। तो जब दोनों बाजारों में मांग की कीमत क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि एक औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक जो औसत स्थिर लागत वक्र होता है इसकी आकृति कैसी होती है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों निवेदन है आप लोग किया करिए। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी के तरफ आप लोग जा रहे हैं, आयताकार अति परवलय। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि यदि कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों से हम भाग दे दें तो प्रति इकाई औसत स्थिर लागत हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक औसत स्थिर लागत इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, AFC से इसको इंडिकेट करते हैं, और ये होता है दोस्तों TFC अपान Q। इट मीन्स दोस्तों कि यदि जो हमारा कुल स्थिर लागत है उसको हम उत्पादित इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हमें आयताकार, हमें क्या मिल जाता है, औसत स्थिर लागत मिल जाता है। और ये कैसा होता है भैया, ये होता है आयताकार अतिपरवलय। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। पैमाने का हरा आसमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है। तो दोस्तों देखिए पैमाने के 3 नियम है, बढ़ता हुआ प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और ह्रासमान प्रतिफल या घटता हुआ प्रतिफल। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो लोग क्लास ले रहे होंगे तो मैं पिछले क्लास में ही इस बात को बताया था, पैमाने का प्रतिफल नियम ही पढ़ा रहा था। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, छोटी सी बात है। ठीक है, कि पैमाने के पहला जो होता है कंडीशन, उसमें क्या होता है कि पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, इसमें क्या होता है जो उत्पादन के कारक होते हैं, अर्थात जो उत्पादन के साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, साहसी, अगर जो इनकी मात्रा में हम वृद्धि करते हैं तो उत्पादन जो है वो बढ़ता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है, मतलब अपने उत्पादन के साधन के कारकों से हम मैक्सिमम उत्पादन कर लेते हैं। तीसरी अवस्था में क्या होती है कि इन उत्पादन के कारकों को बढ़ाते जाते हैं तो उससे अब हमारा उत्पादन घटने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा ना, दीर्घकाल से संबंधित हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जिस अनुपात में आगत में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। आगत निर्गत मतलब क्या,
आगत मतलब उत्पादन के साधन, ठीक है। उत्पादन के साधन मतलब क्या? भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। और निर्गत मतलब क्या? उत्पादन जो जिस वस्तुओं का हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि रैखिक समांग उत्पादन फलन से किस प्रकार के पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है? चलिए बताइए। श्रम और पूंजी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हैं? का बटा प्लस उत्पादन फलन बोल रहे हैं ना भैया? अच्छा सॉरी, अच्छा ये बोल रहा है रैखिक समान उत्पादन फलन में किस प्रकार के पैमाने, अच्छा यहाँ पे पैमाने के प्रतिफल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा ना, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ठीक है। यहीं पे दोस्तों क्या होता है कि आप अपने उत्पादन के कारकों से मैक्सिमम उत्पादन कर पाते हैं, ठीक है। और यहीं पे आप क्या रहते हैं? संतुलन की अवस्था में रहते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि मांग की लोच का मान 3 है तो औसत आय तथा सीमांत आय में संबंध निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करेगा? ठीक है बताइए। ठीक है, तो मांग की लोच दिमाग में याद रखिएगा, एक लाइन में हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि मांग की लोच क्या होती है। तो अगर जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसी अनुपात में उस वस्तु के मांग में भी परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? मांग की लोच कहलाता है। कीमत में परिवर्तन, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में क्या होता है दोस्तों कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। तो यही क्या होता है दोस्तों? मांग की लोच होता है। मतलब साधारण भाषा में आप कहें तो याद करने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं भैया कि m इज इक्वल टू 2/3 AR, ठीक है। तो यदि मांग की लोच का मान 3 है तो औसत आय AR तथा सीमांत आय MR में संबंध प्रदर्शित करता है। MR इज इक्वल टू 2/3 AR के। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि उद्घटित अधिमान सिद्धांत आधारित है। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं ना। उद्घटित अधिमान सिद्धांत, ठीक है। किसने दिया था भैया उद्घटित अधिमान सिद्धांत? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया था ना। सैमुअल्सन साहब ने उद्घटित अधिमान सिद्धांत बताया था ना। हाँ ठीक है, चलिए तो बताइए। इसी में उन्होंने क्या कहा था कि एक जो उपभोक्ता होता है ना वो विवेकशील होता है। मतलब वो अपनी उपयोगिता के आधार पे वस्तुओं को क्रय करता है या अपनी उपयोगिता के आधार पे वो क्या करता है कि उपभोग करता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रमवाचक उपयोगिता भी है दोस्तों लेकिन आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता जो हो जाएगा इसका ज्यादा एप्रोप्रिएट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्राथमिकता के आधार पे वस्तुओं की उपयोगिता के क्रम को निर्धारित करता है, ठीक है। तो डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए सैमुअल्सन साहब ने क्या कहा था? यही तो कहा था ना कि एक जो उपभोक्ता है वो विवेकपूर्ण होता है और वो वस्तुओं का उपयोग अपनी उपयोगिता के आधार पे करता है। तो आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता के आधार पे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के अधिमान वक्र का ढाल दर्शाता है। उपभोक्ता का जो अधिमान वक्र होता है इसका जो ढाल होता है वो क्या दर्शाता है? चलिए भाई बताइए। ठीक है, आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। और देखिए दोस्तों जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए, मैं आपसे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं दोस्तों कि जितना कंटेंट वहां पे दिया जा रहा है और जितना कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है बस आप अगर जो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे ना तो आपको कहीं भी किसी बुक की या चाहे बहुत कहीं इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपको हर चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस को देखते रहिए, थोड़ा सा धैर्य बना करके देखिए। धैर्य को क्या करिए ना कि नष्ट मत करिए, क्योंकि धैर्य को लोग नष्ट कर देते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन आते जाते हैं, लेकिन थियरी पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि वहाँ पे धैर्य लगता है। और अगर जो आपके पास धैर्य नहीं है तो आप टीचर कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते, सीधी सीधी बात। धैर्य नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। तो आप एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पे ईमानदारी से पढ़िए दोस्तों। और जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं आप एडमिशन जरूर ले लीजिए। आपके एग्जाम के आने तक सारी चीजें कंप्लीट करवा दी जाएंगी दोस्तों। बस आप 1-1.5 घंटे वहाँ पे पढ़ते रहिए, 1-1.5 घंटे यहाँ पे पढ़ते रहिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। वहाँ पे जो भी आपको चीजें दी जा रही हैं उसको जो भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं सारे नोट्स को पढ़िए। जो टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज दे दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक वहाँ पे मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो एडमिशन प्रारंभ है दोस्तों। एडमिशन के लिए केवल और केवल 2,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उपभोक्ता के अधिमान वक्र का ढाल क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं कि वस्तुओं के बी होगा या डी होगा। थोड़ा सा ध्यान से करिए एक बार और इस प्रश्न का उत्तर। बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। डी नहीं होगा भाई। उपभोक्ता का जो अधिमान वक्र होता है वो ये दर्शाता है कि वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। शोभना जी पूछ रहे हैं कि सर संडे को भी क्लास होती है क्या? देखिए संडे को क्लास महामैराथन की होनी थी, बट कल पीसीएस का पेपर है तो इस वजह से कल की क्लास आपकी नहीं होगी महामैराथन की। अदरवाइज अगले संडे से महामैराथन की क्लास होगी, है ना। कल पीसीएस का पेपर है तो जितने लोग भी कल पेपर देने जाएंगे उन सभी लोग को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आराम से जाइएगा, थोड़ा सा करंट का जो इशू है उसको थोड़ा देख के ज़्यादा जाइएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल के पेपर में करंट से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर जो करंट बहुत अच्छे से नहीं तैयार किए हैं तो अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत समय है, तो 2-4 घंटे दे के करंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, कि उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा लेता है? अब ये दोस्तों अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। ये अच्छा सा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको निम्न वस्तु को टिक कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको क्या कर देते हैं? ऑप्शन नंबर बी कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ये गिफिन वस्तुओं के बारे में कहा गया है। गिफिन वस्तु के बारे में यही कहा गया है कि जो गिफिन वस्तु होता है वो निम्न कोट की वस्तु होती है। ये ऐसी वस्तु होती है कि अगर जो इनके मूल्य में कमी आती है, इनके मूल्य में कमी अगर जो आती है तो लोग इसके उपभोग को भी कम कर लेते हैं। लेकिन बाजार प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि अगर जो किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन गिफिन वस्तु निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं, अगर जो इनके मूल्य में कमी आ जाती है तो इनका उपभोग भी कम हो जाता है। और लोग इसका उदाहरण देते हैं बाजरा का। लेकिन बाजरा अब दोस्तों तर्क संगीत नहीं रहा क्योंकि अब बाजरा भी क्या हुआ? बहुत महंगा हुआ। लेकिन हाँ ठीक है, जो परंपरागत चीजें चलती आ रही है उससे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि यदि सीमांत आय 15 इकाई हो तथा औसत आय 20 इकाई हो तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच क्या होती है? चलिए बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है कि यदि सीमांत आय 15 इकाई हो तथा औसत आय 20 इकाई हो तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी? क्या होगा भाई? तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? AR अपान AR माइनस MR। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो अगर जो पढ़ा है तो फिर इसको पुटअप करिए इसमें। तो जब आप इसको पुटअप करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा भैया? ये 20 दिया है AR, औसत आय मतलब क्या दिया है? 20 दिया है। 20/20 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा? 20/5 आ जाएगा ना। तो क्या उत्तर? ये तो 4 आ गया। तो जब 4 आ गया तो आपने ऑप्शन नंबर
देखा है बी, एक से अधिक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, और दोस्तों एक प्रश्न का थोड़ा सा आप लोग उत्तर बताइए, देखता हूं मैं कितना मैथमेटिक्स में आप लोग ठीक है। 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, कुछ लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि 1/0 कितना होता है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे लोगों से पूछा जाता है तो वो लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि 0/1 जो होता है ये शून्य होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है बताइएगा। मांग फलन है कीमत का। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि ये घटता हुआ फलन होता है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि देखिए देखिए कितने सारे लोग कह रहे हैं 0 होता है, कोई कह रहा है 1 होता है। भैया देखिए, बचपन में आपने इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो वहां पे जब इनफाइनाइट आता है तो आपको सोचना चाहिए ना कि ये इनफाइनाइट आता कहाँ से है। तो 1/0 जो होता है इसका मतलब ये होता है अनंत, अर्थात इनफाइनाइट। और 0/1 जो होता है ये होता है 0। ठीक है, ये प्रश्न जो मैं आप पूछा हूँ आपसे, ये इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है कि ये बताइए कि 1/0 कितना होता है ना। तो ये इनफाइनाइट होता है दोस्तों, अनंत होता है, और बहुत सारे लोग इस प्रश्न को नहीं बता पाते हैं। तो चलिए, अगर जो आपने अब क्लास देख लिया तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये घटता हुआ फलन है। ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि किसी वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करने वाले समीकरण को ही क्या हम बोलते हैं? मांग फलन बोलते हैं। और मांग फलन कीमत का एक दिश क्या होता है? घटता हुआ फलन होता है। अगला प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं एडजस्ट कर देता हूं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि केन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर निर्भर करती है? चलिए, केन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर निर्भर करता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो क्या उत्तर होगा? क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज में प्रॉब्लम है क्या रश्मि तिवारी जी? आवाज अच्छी नहीं आ रही है क्या? कमेंट करके थोड़ा बताइए मुझे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत दक्षता पर निर्भर करता है। तो केन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो ब्याज की दर पर और पूंजी की सीमांत दक्षता पे। तो ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सुधार कर लेता हूँ, है ना? ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से एक सुमेलित नहीं है बताइए? इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा लाइक और शेयर दोस्तों जरूर किया करिए। ठीक है, निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर करते रहा करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा क्या? पेरेटो साहब ने क्या दिया था? ये इष्टतमता का सिद्धांत दिया था ना दोस्तों, अनुकूलतम सिद्धांत इन्होंने दिया था ना दोस्तों। उसमें इन्होंने क्या कहा था? अनुकूलतम सिद्धांत में पेरेटो ने क्या कहा था? ठीक है, तो पेरेटो साहब ने अनुकूलतम सिद्धांत दिया था, इष्टतम सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये लाभ का सिद्धांत थोड़ी था। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन
सत्य है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए बताइए सत्य कथन। ठीक है, अर्चना गौतम जी, प्रगति जी, रमेश भारती जी, सुरेंद्र सिंह जी, उर्मिला कुमारी जी, रत्नेश कुमार जी, संजय जी, अमित मौर्य जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, बिल्कुल ठीक है, शरद पांडे जी, जूही शुक्ला जी, निक्की खान जी, आदित्य जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं क्या? यदि वस्तु की मांग अधिक होगी तो साधन की मांग भी क्या होगी? अधिक होगी। जाहिर सी बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। अगर जो वस्तु की मांग अधिक होगी तो जो साधन होंगे उसकी मांग भी क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी। इजी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है? राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है? इजी सी बात है भाई, राष्ट्रीय आय क्या होता है बताइए। ठीक है बताइए, राष्ट्रीय आय क्या होता है? चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, विभिन्न आयों के योग से बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं कि सभी आयों का योग ही तो करते हैं ना। सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? चलिए अच्छा सा प्रश्न है, बताइए कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला? चलिए बिल्कुल ठीक है। किस क्षेत्र के लिए मिला था भाई? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में इनको मिला था दोस्तों। और कब मिला था? 1996 में भी 1998 में मिला था, सॉरी। तो जितने लोग भी यहाँ पे 1998 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में इनको मिला था, तो सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष से आरंभ किया गया? ठीक है, भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष से प्रारंभ किया गया बताइए। मोडवेट की बात हो रही है ना यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? मोडवेट की बात हो रही है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 1986 में जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो भारत में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष से आरंभ किया गया? 1986 से आरंभ किया गया। और दोस्तों जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों का लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि सर जी एग्जाम कब तक हो जाएगा? ठीक है, तो मैं आपको सीधी भाषा में और सटीक भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अब वर्तमान समय में जो भी चीजें हो रही हैं इसका कोई ना कोई राजनीतिक कारण है ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर दोस्तों लगातार इस बात से आलोचना की जा रही है कि आपने आए तो उसके बाद आपने कितना रोजगार दिया। तो ये वैकेंसी बहुत लंबा नहीं जाएगी, आपके एग्जाम में डिले बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो कोई बहुत बड़ा चीज हो जाए या कोई चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तब की बात अलग है, अदरवाइज आपका एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा। इस बात को आप मान के चलिए, 100% मान के चलिए कि एग्जाम जो है आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ना, सोच रहे हैं कि ठीक है पढ़ लिया जाएगा, अभी तक सोच रहे थे कि एग्जाम का डेट आएगा तब पढ़ा जाएगा, एग्जाम का फॉर्म आएगा तब पढ़ा जाएगा, अब वो सोच रहे हैं कि एग्जाम का डेट आएगा तब पढ़ा जाएगा। तो ऐसे लोग कभी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर जब एग्जाम का डेट आ जाता है तो कहते हैं कि सर थोड़ा सा एग्जाम टल जाता है ना तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि राष्ट्र की आपूर्ति वक्र क्या दिखाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राष्ट्र की आपूर्ति वक्र हमें दिखाता है कि राष्ट्र जो है वो क्या कर सकता है, ठीक है। वह राष्ट्र क्या कर सकता है, मतलब कैसे क्या कर सकता है, मतलब गोला बारूद किसी के ऊपर नहीं फेंक सकता है। जो राष्ट्र है, जो देश है अर्थात जो राष्ट्र है, उसके पास जो उत्पादन के साधन है
वो उससे कितना उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, यस के जी, देखिए अगर जो आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने का सीधा सीधी प्रोसेस है कि आपको इस नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा। जो एडमिशन की फीस है 2000 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे देना होगा। या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जा करके, एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट जाइए, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट की क्लासेस मिलेगी, उससे एप्लीकेशन से भी आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। मतलब अगर जो आप एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन करते हैं फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें मैं दूंगा, यहाँ तक कि जब आपका एग्जाम करीब आ जाएगा तो मैं करंट का भी सारा इशू करवा दूंगा। ठीक है, मतलब जो भी होगी वो मेरे द्वारा ही होगी, आपको कोई अतिरिक्त एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ भैया? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि वर्ष 1964 में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सघन खेती कार्यक्रम जो हुआ था 1964-65 में दोस्तों आरंभ हुआ था। और इसका ये जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन की जो भूमि है वो ज्यादा उर्वरक है, मतलब जहां ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है वहां पे सघनता और नई टेक्नोलॉजी से वहां पे ज्यादा मात्रा में क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक साधन की बाजार मांग होती है, और जितने लोगों को भी दोस्तों एडमिशन लेना है आप लोग ये एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। आप एक दिन में चाहे कि 10 घंटे पूरी इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट को पढ़ लें और पूरा इकोनॉमिक्स तैयार हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि माइंड की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, एक क्लास करिए, 2 क्लास करिए, 1 घंटे 2 घंटे, इससे ज्यादा क्लास करेंगे ना तो फिर बस पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक साधन की बाजार मांग होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी ए के तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि ये व्युत्पन्न मांग होता है। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की मांग क्यों होती है? इसलिए होती है कि उससे प्रत्यक्ष उपयोगिता मिलती है। किसको मिलती है? उपभोक्ता को मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से साधन की भी क्या होती है? उपयोगिता होती है। वह क्या करता है दोस्तों? साधन वस्तुओं के उत्पादन करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो व्युत्पन्न मांग हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उससे क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, गलत मत करिएगा। ठीक है, गलत मत करिएगा। आज के बाद एक लाइन में मैं बताऊंगा बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर, और बहुत ही आसानी से आपको हमेशा के लिए इसको याद रखना है। ठीक है, कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो साधन की सीमांत उत्पादकता में अगर जो वृद्धि की जाएगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि अगर जो उत्पादकता में वृद्धि होगा तो उसकी जो मांग होगी वो मांग भी बढ़ जाएगी और उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगा। तो जब सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादकता बढ़ने का मतलब यही तो है ना कि बाजार में मांग जो है वो कंटिन्यूअस चालू है, तो मांग में वृद्धि हो जाएगी और जो उसका मूल्य होगा, मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि मांग में वृद्धि होगी तो मूल्य में भी वृद्धि आ जाएगी। तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि चेम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर कैसी हो। चलिए बढ़िया प्रश्न है। चेम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर हो। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। यहाँ पे जाइए, एप्लीकेशन को ओपन करिए, टेस्ट सीरीज है, कम से कम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आप आखिरकार किस स्तर पे हैं। और जैसे आप एग्जाम में प्रश्न आए हैं
आते हैं, वैसे वैसे उसी पैटर्न पे दोस्तों आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, थोड़ा देखिए कि आप किस लेवल पे हैं अभी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि चेम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर कैसी हो। तो जितने लोग भी, मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सीमांत आगम उत्पादकता से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो चेम्बरलिन साहब ने कहा कि आप एक श्रमिक का शोषण करेंगे तब कब करेंगे, जब श्रम की मजदूरी दर जो होगी वो उसकी सीमांत आगम उत्पादकता से क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब हम उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, हम 100 रुपए की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमको आप मजदूरी 5 ही रुपए दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा किया गया भाई बताइए। लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, मैंने कल बताया था, ठीक है, कि लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, अभी मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा, क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद ही रिसीव कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वाकर साहब के द्वारा किया गया था। और इसको इन्होंने लाभ को क्या किया था कि जो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो लाभ होता है ना वो लगान से भिन्न होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाभ लगान से भिन्न होता है और ये उत्पादन लागत में क्या होता है, निहित होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है। अब देखिए साम्य देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि साम्य का मतलब क्या है सर जी। तो साम्य का मतलब है संतुलन। ठीक है, संतुलन। ठीक है, साम्य का मतलब क्या होता है, संतुलन होता है। ठीक है, चलिए साम्य की अवधारणा किसने दी थी आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और संतुलन में कौन होगा, व्यक्ति क्या संतुलन में होगा क्या। हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो व्यक्ति के संतुलन को तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, हम फर्म के या उद्योग के संतुलन को न पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये किसने दिया था, पीगू ने दिया था ना। तो जितने लोग भी पीगू बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साम्य फर्म की अवधारणा किसने दिया था, पीगू ने दिया था। और एक जो फर्म होता है वो साम्य में कब होगा, संतुलन में कब होगा, संतुलन में वो तब होगा जब उसकी औसत लागत जो हो वो न्यूनतम हो और जब उसका उत्पादन अधिकतम हो, तभी जाके वो क्या होगा, साम्य की अवस्था पे रहेगा, संतुलन की अवस्था पे रहेगा। तो ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। औसत स्थिर लागत, चलिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि औसत स्थिर लागत के संदर्भ में आपको बातें बतानी है। चलिए बताइए, औसत स्थिर लागत। ठीक है, चलिए ठीक है, औसत स्थिर लागत के संदर्भ में कौन सी बातें ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सी की तरफ मूव कर रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ जो औसत स्थिर लागत होता है दोस्तों वो क्या होता है कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक छोटा सा फर्म स्थापित किए, ठीक है, तो फर्म को स्थापित किए कोई छोटा सा, तो आप यहाँ पे भूमि लगाए, पूंजी लगाए, श्रम लगाए और अपने साहस को लगाए। तो भूमि, पूंजी, श्रम, साहस लगाने में क्या होगा कि आपको बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही तो बड़ी मात्रा में आप उत्पादन कर नहीं पाएंगे। तो शुरू में आपकी लागत ज्यादा रहेगी और उत्पादन उसकी अपेक्षा आपकी कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे अपने आप उत्पादन को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी लागत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि भूमि, श्रम, पूंजी आपका उस अनुपात में दोस्तों तेजी से नहीं बढ़ेगा जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि बाजार कीमत है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है
कि बाजार कीमत क्या होता है। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि बाजार कीमत क्या होता है। और बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं विश्वास से कह रहा हूं कि आपके एग्जाम के आते आते इतने सारे क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा ना कि ये सारे डायरेक्ट प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस मेरे साथ जितना प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतना ही प्रयास आप अपने लिए भी खुद करिए। सब कुछ दोस्तों अच्छा होगा, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। तो बाजार कीमत क्या होता है दोस्तों? अल्पकालीन संतुलन कीमत। बिल्कुल ठीक है। तो और दोस्तों अल्पकालीन संतुलन कीमत से आशय क्या है कि बाजार की पूर्ति में हम क्या करें, तनिक भी परिवर्तन नहीं किया जा सके, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्पकालीन बाजार संतुलन। ठीक है, अल्पकालीन बाजार कीमत संतुलन बोलते हैं। तो बाजार कीमत क्या होता है? अल्पकालीन संतुलन कीमत। तो अल्पकाल में हम क्या कर सकते हैं कि कीमतों में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा एक बार लाइक और शेयर, दोस्तों निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कब होती है जब। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आराम से समझने वाली बात है कि देखिए कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम हो रही है, यानी कर की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है और कीमत की वृद्धि जो है वो कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कौन सी बातें ठीक है? चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग ए कुछ लोग सी बता रहे हैं। देखिए अगर जो कर की मात्रा क्या हो रही है दोस्तों, ज्यादा है और कीमतों में वृद्धि कम हो रही है, तो इसका मतलब यही होगा ना कि जो फर्म है वो लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है। मतलब फर्म जो है वो अपने लागत को बढ़ा रहा है। ठीक है, फर्म क्या कर रहा है? अपने लागत को बढ़ा रहा है, तभी तो कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि जो होगी वो कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने रहा कि तटस्थता विधि से उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण के लिए उदासीन वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है ना कि अगर जो आप दिमाग में अपने दिमाग को स्वच्छ नहीं रखेंगे, दिमाग को इधर उधर टहलाएंगे, तो ये प्रश्न गलत कर देंगे। अगर जो दिमाग को आप स्वच्छ रखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ प्रश्न को पढ़ेंगे, तो ये प्रश्न आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, 100% गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए और क्या होगा? बी होगा ना भैया। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आप लोग कि तटस्थता विधि में उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण के लिए उदासीन वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना आवश्यक है। नहीं भैया, ये नतोदर नहीं होता है, उनतोदर होता है। ठीक है, उन होता है न कि न होता है। ठीक है, उनतोदर होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उनतोदर होता है, ऐसे नहीं होता है, नतोदर ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। ये रॉन्ग है, अर्थात ये गलत है। अगला प्रश्न कि यदि कीमत मांग की लोच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स पूरे का अपान डेल्टा पी अपान पी हो और डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तो कीमत मांग की लोच होगी। बढ़िया प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई धीरे धीरे करेंगे ना तभी जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एक ही बार सारी चीज को आप सोचते कि लर्न कर लें तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z आपको इकोनॉमिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों संडे टू संडे आपका यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, वहाँ पे आपको MCQ दिए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, नोट्स को रिवाइज करिए, वीडियो लेक्चर को देखिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। इससे इतर आपको कहीं भी कुछ चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मेरे द्वारा दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बुक में फंसने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो इस नंबर पे 2000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जितने ज्ञानी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेल्टा एक्स
अपान एक्स पूरे का बटा कर दिया है डेल्टा पी अपान पी के, और ऊपर जब किसी भी संख्या के ऊपर अगर जो जीरो हो जाता है तो जीरो बटा कुछ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यही अगर जो डेल्टा पी अपान पी इज इक्वल टू जीरो दिया होता तब ऐसी अवस्था में अनंत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण क्या है। चलिए बताइए, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण आपको बताना है कि पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण क्या होता है। चलिए भैया बताइए। ठीक है, हाँ, डेल्टा पी अपान पी इज इक्वल टू अगर जो जीरो दिया होता नहीं तब भी कैसे इनफाइनाइट आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वन थोड़ी दिया था, है ना, तो भी इनफाइनाइट नहीं तो होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए कि पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। ठीक है, उस तरीके का प्रश्न बनता ही नहीं। ठीक है, अगर जो हो सकता है कि फिर डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान 1 दे दे और फिर डेल्टा पी अपान पी का मान 0 दे दे तब इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, भारी पेदी वाला जहाज। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि एक जो भारी पेदी वाला जहाज होता है ये क्या होता है, ये संतुलन की स्थिति में होता है, लेकिन अगर जो इसमें थोड़ा भी आप गड़बड़ी क्रिएट करेंगे तो ये क्या होने लगेगा, इधर उधर घूमने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न कोट की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो क्या होता है। अब निम्न कोट की वस्तु मतलब किसकी बात कर रहा है भैया, गिफिन वस्तु की बात कर रहा है। गिफिन वस्तु कैसी वस्तुएं होती है, ये निम्न कोट की वस्तुएं होती है जिसमें जिसके अंतर्गत अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसके मांग भी कम होते हैं। लेकिन बाजार का नियम ये कहता है कि अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में क्या आ जाती है, सॉरी, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन बाजार का नियम गिफिन वस्तु अर्थात निम्न कोट की वस्तु फॉलो नहीं करती है। इसमें वस्तुओं की कीमत में कमी होने के कारण इसके मांग में भी कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ए की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका उपभोग घटता है। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्न कोट या गिफिन वस्तु की स्थिति में जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप उसका उपयोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। जैसे दोस्तों पहले लोग बाजरे का उदाहरण दे रहे थे, अब आप क्या करेंगे, अब आप साइकिल का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, कि क्या हो गया कि लेकिन साइकिल का भी उदाहरण कैसे दे सकते हैं, क्योंकि साइकिल की प्राइस में कमी तो नहीं आई है ना, वृद्धि हुई है, तो साइकिल का उदाहरण नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। बाजरे का उदाहरण आप दे सकते थे लेकिन वर्तमान समय में वो भी रिलीवेंट नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि अब तो देखते हैं, एक बार ऐसे ही गए थे शॉप पे तो देखे कि एक साइकिल जो थी वो 35,000 रुपए की थी, एक 40,000 रुपए का भी दिखा रहा था। पता नहीं उस साइकिल में क्या लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके जो उसकी बनावट थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो 35,000 रुपए की साइकिल आ रही है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है कि जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थता वक्र कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण स्थापन की बात बोल रहा है तो सी हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सी हो जाएगा ना कि एक सीधी रेखा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, जब अधिमान वक्र को हम सीधी रेखा में खींचते हैं तो इसका मतलब यही होता है ना दोस्तों कि दो वस्तुएं क्या है, एक दूसरे की पूर्ण स्थापन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्न कोट की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र का ढाल हमेशा कैसे होता है। निम्न कोट की वस्तु मतलब अगेन ये गिफिन वस्तुओं की बात कर रहा है। निम्न कोट की वस्तु मतलब अगेन ये गिफिन वस्तु की बात बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, इकोनॉमिक्स के नोट्स, वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, पीछे की तरफ मुड़ता हुआ होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो आय उपभोग वक्र होता है उसका ढाल पीछे की ओर मुड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे कि वस्तुओं के गिफिन वस्तु अर्थात निम्न कोट की वस्तुओं में की
निम्न कोटि की वस्तुओं में जब क्या होगा, उनके मूल्य में गिरावट आएगी तो उसकी मांग भी हम क्या करेंगे, कम कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। तो बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं। ठीक है, सॉरी, अर्थशास्त्री जो है वो निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों निवेदन है आप सभी लोगों से कि थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है। ठीक है, चलिए बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर, ये कौन भैया, ये बी की तरफ क्यों जा रहे हैं? बी कैसे होगा? बी नहीं होगा ना, ये होगा कि वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा ये मानते हैं कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो बाजार में हमेशा क्या लेता है, विवेकपूर्ण निर्णय। विवेकपूर्ण निर्णय लेने का मतलब क्या है कि वो अपनी उपयोगिता को देखता है और अपने उपयोगिताओं को सृजन करता है, अर्थात अपने उपयोगिता के अनुसार वो वस्तुओं का क्रय करता है या उपभोग करता है। तो ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि अनुकूलन उत्पादन वह है जो, ठीक है, अब अनुकूलतम उत्पादन क्या होता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बहुत बार दोस्तों पूछा गया है कि अनुकूलतम उत्पादन क्या होता है। ठीक है, अनुकूलतम उत्पादन क्या होता है? अच्छा, आज एक लोगों ने हमसे पूछा कि सर हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ मेंस की इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो देखिए इंटरव्यू अभी दूसरी बात है, अभी आप क्या करिए, कंसंट्रेट करिए इस एग्जाम पे और इतने अपने आप को प्रिपेयर करिए कि कम से कम 125 में से 110 नंबर आप प्राप्त कर पाएं। और इंटरव्यू जो होता है ना दोस्तों, वो बस उसी तरीके से होता है जैसे हम क्या होता है ना कि अगर जो आप मार्केट में जाते हैं, अगर जो आप फुल्की खाने जाते हैं या आप चाट खाने जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे जो कटा हुआ प्याज होता है ना, उससे आपका मन नहीं भरता, लगता है यार थोड़ा सा भैया प्याज दे देते और तो मज़ा आ जाता। लेकिन वही चाट और वही गोलगप्पे जब आप अपने घर पे लाते हैं और घर का कटा हुआ प्याज डालते हैं ना, तो फिर प्याज खाने को मन नहीं करता है। पता है उसका रीज़न क्या होता है कि जो वहाँ का श्रमिक होता है ना, वो प्याज की जिस तरीके से कटिंग करता है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज को कट करता है और उसके कटिंग करने की वजह से उस प्याज की मांग क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। और आप घर में लाएंगे, एक छोटा सा भी प्याज काट लेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार नहीं, प्याज बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन, आप अपने आप को एग्जामिनर के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंटरव्यू में महत्वपूर्ण रखता है। इंटरव्यूअर जो है वो ये जानता है कि आप परीक्षा क्वालिफाई करके आए हैं तो आपके पास ज्ञान है, लेकिन अपने आप को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? अनुकूलतम उत्पादन वह उत्पादन होता है जो क्या होता है, इसी होगा ना कि औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पे उत्पादित होता है। ठीक है, तो अनुकूलतम उत्पादन वह होगा जब एक फर्म की औसत लागत क्या हो, कम हो, अर्थात न्यूनतम हो, और उसका जो उत्पादन हो वो अधिकतम हो। मतलब वस्तु का उत्पादन वो अधिकतम करे लेकिन औसत लागत जो हो उसकी न्यूनतम हो। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कौन सा संबंधित नहीं है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कैन गंगा की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो जितने लोग भी कैन गंगा की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों
क्या उत्तर हो जाएगा? ये सभी लोग कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इजी सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? किसका भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है भाई, बताइए। सरकार के द्वारा किसका भुगतान नहीं किया जाता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से कि थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने लोग लाइव क्लास देखते हैं ना, उतने लोग शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा निवेदन है कि लाइव रहिए, तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ये तो इतनी तो थोड़ी सी मॉरलिटी हम लोग की बनती है कि लाइक शेयर किया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है? तो इंदिरा विकास पत्र का किया जाता है, किसान विकास पत्र का किया जाता है, ट्रेजडी बिल का किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों के जो शेयर होते हैं उसका सरकार से क्या लेना देना होगा? ठीक है, ये उपक्रमों के शेयर से सरकार का क्या लेना देना है? तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि सहसंबंध का क्या अभिप्राय होता है? सहसंबंध का अभिप्राय क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दो चर राशियों के मध्य संबंध की कोटि तथा दिशा की ये माप करता है। कौन? सहसंबंध। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात का दर कैसा होता रहा? चलिए भाई बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बिल्कुल। तो क्या उत्तर होगा? भारत की पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात में क्या हुआ भैया? बढ़ता गया ना। हमारी तो हमने अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या डाला? पैसा ज्यादा डाला, ठीक है? तो पूंजी उत्पाद अनुपात में क्या होने लगा? हमेशा वृद्धि हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना से वृद्धि हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना से, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और चौथी पंचवर्षीय योजना में, और ऐसे ऐसे 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हुआ। उसके बाद दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद अब नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग जो है वो अपना रिपोर्ट देगा 15 साल के बाद, अर्थात जो भी गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी वो गवर्नमेंट चली जाएगी, तो फिर 15 साल के बाद आप जवाब किससे मांगेंगे? है ना? तो अब नीति आयोग हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पूंजी की कमी अल्पविकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का क्या है? चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होगा? सर कैन गंगा बता दीजिए, कैन गंगा क्या बता दें? हाँ, दिलचस्प करे सर, नीति से क्वेश्चन बनेगा क्या? हाँ, नीति आयोग से क्यों नहीं प्रश्न आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूंजी की कमी अल्पविकसित देशों के में उत्पादकता के नीचे स्तर का क्या है? कारण भी है और परिणाम भी है। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं, निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जब उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो हमको लाभ नहीं मिल रहा है, सॉरी आय नहीं मिल रहा है, और जब आय नहीं मिल रहा है तो हमको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? कारण हो गया। पैसा नहीं है तभी तो हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं, और जब निवेश नहीं कर पा रहे हैं तभी तो हम लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये कारण भी है और परिणाम भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि रोजेस्टीन रोडान ने अपने विराम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अविविधताओं की विशेषताओं का वर्णन किया था। वे कौन कौन से हैं बताइए? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
तो दोस्तों, रोजेस्टीन रोडान ने 3 प्रकार की अव्यवस्थाओं के बारे में बताया था। पहला था उत्पादन फलन की अव्यवस्थाएं, दूसरा था मांग की अव्यवस्थाएं, तीसरा था बचत पूर्ति की अव्यवस्थाएं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रोफेसर पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है। चलिए भाई, बरन साहब के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक कौन है, आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए, पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक कौन है? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जितने लोग भी बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति ऊंची प्रति व्यक्ति आय, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर पीटी बरन कहते हैं कि अगर जो देश के आर्थिक विकास को मापना है तो आप ये देखिए कि वहां के लोगों की आय, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो ऊंची है कि नहीं है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तरलता में क्या सम्मिलित किए जाते हैं, बताइए। अंतरराष्ट्रीय तरलता में क्या सम्मिलित किए जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा लाइक और शेयर भी निवेदन है सभी लोगों से कि कर दिया करिए। चलिए बताइए कि अंतरराष्ट्रीय तरलता में क्या सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए, तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा क्या? डी होगा तो बिल्कुल ठीक होगा भाई, कि वे समस्त साधन जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सके। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हम किससे कर सकते हैं दोस्तों? हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किससे कर सकते हैं? तो आप सभी लोग को पता है कि विदेशी करेंसी से आप अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सकते हैं, या आप एसडीआर अर्थात विशेष आहरण अधिकार से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सकते हैं, अर्थात आप स्वर्ण अर्थात सोने से भी क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सकते हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि विश्व बैंक का अर्थ क्या होता है, भाई बताइए। विश्व बैंक का अर्थ क्या होता है, चलिए बताइए। विश्व बैंक का अर्थ होता है, क्या होता है? आईडी, ठीक है, IBRD, ठीक है। तो दोस्तों कई बार आपने केवल इतना ही देखा होगा, IBR और डी, इसका मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है। तो जो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है वो अन्य सहयोगी संस्थाओं से मिलकर के ही विश्व बैंक कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? गांवों के स्तर पे ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं, चलिए बताइए। ठीक है, ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्राथमिक सहकारी साख समितियों के द्वारा ग्राम स्तर पर ऋण दिए जाते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को कहते हैं, ठीक है। मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को क्या बोलते हैं? चलिए गौरव जी, पढ़ाई करिए, आपको कहीं इधर उधर सेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत करेंगे तो ऐसी ही चीजें ठीक हो जाएंगी लाइफ में। कि मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को क्या कहा जाता है भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मौद्रिक नीति बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर जो आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ते तो मैं एक लाइन में आपको यही बताया हूं कि जो आर्थिक बातें होती है, मतलब आर्थिक जो जहां भी आर्थिक शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पे मतलब कि मुद्रा की बात हो रही है।
ठीक है। और मुद्रा एवं साख जो हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है कि ये मौद्रिक नीति से संबंधित हो जाएगा ना। और मौद्रिक नीति जो है वो कौन अपनाता है, वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई अपनाता है। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों। आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए हैं अभी तक। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाई जा रही है। वहाँ पे आपको पूरा इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, मतलब वैलिडिटी आपको और आपकी लाइफ टाइम दी जा रही है कि आपका जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता है तब तक इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट को मैं आपके तक पहुंचाता रहूंगा दोस्तों। एडमिशन ओपन है दोस्तों, ठीक है, एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये रखी गई है। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन सफल वही होता है ना कि जो इत्मीनान से दिमाग में बिना किसी भ्रांति को पाले हुए अपना काम करता रहे। बहुत सारे लोग, अब एग्जाम का देखिए फॉर्म भरना शुरू हो गया, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो दिमाग में भ्रांति पालेंगे कि यहाँ ऐसे नहीं ठीक चल रहा है, वहां वैसे ठीक। आप मेहनत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आप मेहनत करिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप दिमाग में कोई इल्यूजन पाल लेंगे तब आप बिल्कुल वहीं पे असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, हाँ, सुमन शर्मा जी करें कि सर एप्लीकेशन पे 2200 बता रहा है, तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट मत जाइए, आप डायरेक्ट मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं वहां से आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेस्ट सीरीज लेना है तो वहां पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट सीरीज लेना है तो एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। कोई भी आपको समस्या आती है दोस्तों, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। मैं आपको इसीलिए व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल दिया हूँ, नंबर अपना दिया हूँ। ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको समस्या आती है डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों। अब कल तो संडे है तो कल क्लास बंद रहेगी, मंडे को मिलेंगे, सोमवार को। ठीक है, सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ा जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और शेयर करते हुए भी जाइए।